आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जो लाइट है, रोशनी है, उसका रिफ्लेक्ट होना। यानी अगर मैं इसके बारे में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन दे हिट अ सरफेस। क्या है इस बात का मतलब? एनिमेशन से देखते हैं। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की जो वेबसाइट है वहां से उठाई है। यहाँ पे आपके सामने एक रोशनी का सोर्स है जो कि रोशनी पैदा करेगा। आप कह लें लेजर लाइट है। सामने पानी है और ये ऊपर हवा है। जब हम रोशनी की किरण, आप कह लें कि लेजर लाइट में मारता हूँ, तो ये कुछ रोशनी की जो किरण है, रोशनी की जो लाइट रेज है, ये कुछ तो पानी के अंदर चली जाती हैं, थोड़ी सी आप बेंड हो गई हैं, देखें। लेकिन कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो इस लाइट का रिफ्लेक्ट बैक होने को हम क्या, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। यानी बाउंसिंग बैक, बाउंस बैक होना। जब बॉल भी हम दीवार पे मारते हैं तो वो वापस आ जाती है। तो बाउंस बैक होना वापस कब? जब वो किसी सरफेस से टकराती है। तो जो पानी की ये सरफेस है, इससे जब लाइट रे टकराई तो वो वापस चलेगी। हाँ, कुछ आगे बेंड भी हो गई। अब ये जो रोशनी की किरण, लाइट रे जो जा रही है पानी की तरफ, इसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जो कि किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है। जबकि जो लगकर वापस बाउंस बैक हो रही है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। जबकि ये जो आगे पानी के अंदर चली गई है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। लेकिन फिलहाल हमें इससे चूंकि गर्ज नहीं है, हमें रिफ्लेक्टेड रे से गर्ज है, तो हम जरा इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे इसके साथ मैंने एयर और वाटर मीडियम भी बता दिया कि ये ऊपर वाला एयर मीडियम है, यानी हवा का मतलब आप कह रहे मीडियम है, जबकि नीचे वाला पानी है। अब अगर आपको ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये बेसिकली इस वाटर की जो सरफेस है, ये जो बाउंड्री लाइन आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है। और ये परपेंडिकुलर का क्या मतलब? कि इसका जो एंगल बन रहा है इस सरफेस वाली लाइन से बाउंड्री लाइन के साथ, वो कितना है? 90 का। और ये जो ऐसी लाइन जो कि 90 का एंगल बनाती हो, उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो यानी ये जो डॉटेड लाइन है, ये क्या है? नॉर्मल। और इसके साथ साथ ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर की तरफ चली गई। ये एरो भी मैं बता रहा चाहता था। अब ये जो नॉर्मल और इंसिडेंस लाइट रे के दरमियान ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम थीटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसको मैं आसानी के लिए यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ कि ये वाला एंगल वाला कौन सा? ये वाला जो एंगल है, क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सॉरी नहीं, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, जिसको मैं सही वाला ले आया हूँ। और ये मेरे पास वाला कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, अब ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, लाइट रे के बीच में है ना, ये वाला जो एंगल है, ये हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन सॉरी, जिसको मैं थीटा आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जिसको लेबल भी कर लेते हैं कि ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला कौन सा? ये वाला एंगल जो है। अब यहाँ पे असल में जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख लिए हैं। तो अब ये जो रिफ्लेक्शन है ना, इसमें ये दोनों एंगल बड़े अहम के हामिल हैं। भला क्या? कि जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, चलें उसके बारे में पहले बात करते हैं। क्या कि लॉज कौन कौन से हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड? अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें और ऊपर जो लेबल की हुई तस्वीर थी उसको भी सामने यहाँ रख लेते हैं, ठीक है? और बल्कि चले राइट साइड पे लगते हैं और यहाँ पर हम पहले दोनों लॉज का जिक्र करते हैं, फिर हम इसी डायग्राम से समझते भी हैं। जो फर्स्ट लॉ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर, वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल हमने बनाए हैं, जिसमें अगर आप देखें ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, ये तीनों जो आप कह लें रेज और ये लाइंस है ना, ये इनको एक ही प्लेन में होना चाहिए। यानी लाई इन द सेम प्लेन, उन्हीं एक ही प्लेन के अंदर, एक ही प्लेन के अंदर इन दोनों तीनों चीजों को आना चाहिए। अब प्लेन से क्या मतलब? अब हमें पता है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें एक एक्स एक्सिस होते हैं और एक वाई एक्सिस, और तीसरा जो होता है वो जेड एक्सिस। अब अगर सिर्फ दो एक्सिस की अगर हम बात करते हैं ना, जैसे कि मैं जेड एक्सिस को अगर हम हटा दूं और सिर्फ एक्स और वाई की बात करूं, तो ये एक मिलकर एक प्लेन बनाता है। अब अगर आपके सामने ये जो पेज है ना, ये एक प्लेन है। कैसे भला? कि आप राइट साइड पे भी जा सकते हैं, लेफ्ट साइड पे जो कि एक्स एक्सिस है, आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं जो कि वाई एक्सिस है। हाँ, अब इस पेज के ऊपर ना आप बाहर आ सकते हैं ना अंदर की तरफ जा सकते हैं। तो ये क्या है? हमारे पास एक प्लेन है। और अगर आप इन
उसको देखें, लाइट रेस को देखें, तो ये जब जिस इंसिडेंट लाइट रे को मैंने इस पॉइंट के ऊपर फेंका है, तो ये लगने के बाद क्या बाहर आ गया है स्क्रीन से, पेज से, क्या अंदर चली गई है स्क्रीन के या पेज के? नहीं। तो ये तो लग के राइट साइड पे रिफ्लेक्ट बैक हो गई है एक एंगल के साथ, और उसी प्लेन में हुई है जिस प्लेन में इंसिडेंट लाइट रे को फेंका था, उसी में रिफ्लेक्टेड रे भी गई, और साथ नॉर्मल तो उसी के ऊपर ही है। तो ये तीनों चीजें एक ही प्लेन के ऊपर लाए होना जरूरी है। कब? रिफ्लेक्शन के वक्त, यानी जब रिफ्लेक्शन हो। तो ये आपके पास कह लें पहला लॉ था। किसका बोला? रिफ्लेक्शन का। तो इसको मैंने लिख दिया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर हम दूसरे लॉ की बात करें तो वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि ये वाला एंगल है, वो बराबर होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, जिसको मैंने इक्वल टू यहाँ पे लगा भी दिया। अब इस बात का मतलब क्या है कि जिस एंगल के साथ मैं एक सरफेस के ऊपर, पानी के ऊपर ये लाइट रोशनी गिरा रहा हूँ, लाइट रेस गिरा रहा हूँ, उसी एंगल के साथ इसने वापस जाना है, ये लाजमी है किसके अंदर? रिफ्लेक्शन के अंदर। और यही चीज पाई भी जाती है, तभी तो ये लॉ बना है। तो ये आपके पास दूसरा लॉ है, जो कि हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ पे, या किसी भी आप फिनोमेना में जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है वहाँ पे देखेंगे वो बराबर होंगे। जिसको अगर मैं चले मैथमेटिकली भी अगर लिखना चाहूँ तो हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? थीटा आई। तो वो बराबर है किसके? थीटा आर के, जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। इसको चले समझ भी लेते हैं कि फर्ज करें कि ये जो लाइट रे मैंने फेंकी है, ये मैंने 30 एंगल के साथ फेंकी है, यानी ये जो एंगल बना है 30, तो ज़रूरी है ये वाला भी कितना हो? ये भी 30 हो। तो ये आपके पास क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब ज़रा हम थोड़ी सी बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। अब जहन में आ रहा होगा कि यार रिफ्लेक्शन की भी टाइप है। तो जी हाँ, बिल्कुल रिफ्लेक्शन की भी टाइप है। फर्ज करें कि आपके पास एक सरफेस है, समझें ये टेबल है या कोई शाइनिंग टेबल है, शीशा है या कुछ, इसके ऊपर आपने रोशनी की किरण थ्रो की, जो कि जाहिर है यूं लग के और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। तो ये मैंने एक सादा सी एक चीज़ बता दी। लेकिन क्या हमारी ज़िंदगी में हर सरफेस स्मूथ और बिल्कुल सीधी होती है? तो इसका जवाब है नहीं। हमारे ज़िंदगी में तो बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ भी हैं सरफेस में। अगर आप सरफेस के रिलेटेड बात करें तो जब हम रोशनी की किरणें यानी लाइट रेज के ऊपर फेंकेंगे, फ़र्ज़ करें ये मैंने एक फेंक दी, उसके अलावा मैंने ये एक और इस तरह करके फेंक दी, फिर उसके अलावा एक और इस तरह 3-4 फेंकी मैंने, ठीक है? तो चलें ये मैं फेंक ही देता हूँ, ठीक है? अब जब लाइट रेज इस तरह गिरेंगी तो क्या ये बिल्कुल इसी तरह मतलब स्मूथली जैसे चलें, इसके ऊपर भी अगर हम एक और इस तरह फेंकें, चलें ये एक और इस तरह फेंक दें, तो ये जिस तरह जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बिल्कुल उसी एंगल से वापस आ रही है, जैसे ये हम बिल्कुल स्मूथली बिल्कुल तरीके से आप कह लें आ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी पहली टाइप क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसका एक और नाम है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, जो कि दूसरा नाम है इसका। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया, यहाँ पे क्या होगा? क्या ये इसी तरह बिल्कुल जैसे ये वापस तरीके से आई है, क्या ये भी वापस आएंगी? तो इसका जवाब है नहीं जी, ये तो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि सरफेस अलग है। तो फर्ज करें अब ये आ गई कुछ इस तरह करके, ये यूं करके बेंड हो गई, ये यूं करके बेंड हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई, सॉरी, और ये फिर यहाँ से ये यूं करके बेंड हो गई, बेंड नहीं सॉरी रिफ्लेक्ट, और फिर ये यूं करके क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। अब अगर आप देखें तो इनकी जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है? मुख्तलिफ है, अलग अलग है। लेकिन आपने तो यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा रिफ्लेक्शन में सेम रहते हैं। क्या इधर भी सेम रहेंगे? क्या ये रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल फॉलो करेगा। लेकिन फ़र्क क्या होता है? ऐसा क्या होता है इसके अंदर जो कि इसमें नहीं हो रहा, जो कि नज़र नहीं आ रहा? तो उसको देखते हैं, लेकिन पहले इसका नाम देखते हैं, और वो नाम क्या है इसका? इसका नाम है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये होता क्या है जरा ये देखते हैं, होता कैसे है, सॉरी। अब जब लाइट रे इसके ऊपर गिरती है तो हमने ये देखा था कि जो नॉर्मल है, जो कि इस केस में अगर मैं बनाऊं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होते हैं। इस केस में भी तो यही होना चाहिए। इस केस में असल में नॉर्मल इस तरह बिल्कुल सीधा नहीं होता, चूंकि सरफेस आपकी यूं होगी है, सरफेस थोड़ी टेढ़ी होगी है, तो नॉर्मल जो है वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब कि नॉर्मल भी थोड़ा सा इस सरफेस के लिहाज से होगा तो परपेंडिकुलर सरफेस के ऊपर, लेकिन थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा जैसे कि सरफेस टेढ़ी हुई है।
उस वजह से क्या है कि अब जब नॉर्मल के साथ हम एंगल देखेंगे तो वो वही एंगल होगा जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है बेसिकली। इसी तरीके से हम चलें इसकी बात करते हैं तो इसमें भी नॉर्मल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये नॉर्मल है सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो वो करने से फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में देखूंगा तो वो बराबर होंगे। इसी तरह इस केस में भी अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल है इस सरफेस के ऊपर, कोई भला कौन सी सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, और ये अगेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये फिर भी यहाँ पर बराबर होंगे। हाँ वो नॉर्मल थोड़ा चेंज हो जाता है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये मतलब लॉ सेकेंड लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। आम जिंदगी में अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्शन कब आई जाती है, तो जो आईना जिसमें हम अपनी शक्ल अपनी तस्वीर या जो भी देखते हैं तो वो जो है वो बेसिकली रिफ्लेक्शन के बिना उसके ऊपर है। यहाँ रोशनी की किरणें इस मिरर के ऊपर गिरती हैं और इसके गिरने के बाद हमारी आंखों में आ जाती हैं और जिसके बाद हमें अपना ही अक्स हमें नज़र आता है, अपनी ही शक्ल हमें इस मिरर के थ्रू नज़र आती है। इसके अलावा अगर आप इस तस्वीर के अंदर देंगे तो ये पानी है जिससे ये जो आसमान है इसकी रिफ्लेक्शन हमें नज़र आ रही है पानी के ऊपर, रोशनी की किरणें पानी के ऊपर गिरी, रिफ्लेक्ट हुई और हमारी आंखों में आई, जिससे हमें ये इस आसमान का जो अक्स है वो आप कह लें तस्वीर है, इमेज है, वो किसके ऊपर, पानी के ऊपर नज़र आया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो आज हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा।